भारत और नेपाल के बीच जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो आदान प्रदान है, ये आज की बात नहीं है। आपको कुछ शब्दों में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं नेपाल से और इंडिया से, वो जान जाए कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थल नेपाल है, लुम्बिनी। और जो लॉर्ड बुद्धा लुम्बिनी से भारत गए थे, उस समय भी लॉर्ड बुद्धा को कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं थी। और वर्तमान में आज हम भी आ रहे हैं तो हमें भी कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ और वहां के बीच जो आदान प्रदान होता था। लॉर्ड बुद्धा यहाँ से गए थे अपनी संस्कृति, धर्म के संवाद को लेके इंडिया में, और वहां से बहुत सारे ऐसे, सबसे पहले उन्होंने वो यहाँ से वहां गए, वैशाली गए, पाटलिपुत्र गए, राजगीर गए, और ऐसे कई जगहों पे हो गए। और वहां से बहुत सारे ऐसे भाषा, लैंग्वेज वो लेके फिर से यहाँ लौटे। और आप बताएं, आपको एक जानकारी होगी कि जब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, साहित्यिक आदान प्रदान की बात करते हैं तो यहाँ वर्षों से ये प्रारंभ है। पुराने जमाने में हम लोग के यहाँ एक शब्द, कहावत हुआ करते थे। यहाँ भी लोग जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, वो बेटी और रोटी का है। आप इसको तोड़ के देखिए, बेटी और रोटी है क्या? आप देखेंगे कि बेटी का अर्थ ये होता है शादी विवाह से, यानी बच्चियों को देना और लेना, यानी लड़का और लड़की का संबंध, यह सांस्कृतिक संबंध है। तो ये सांस्कृतिक संबंध, वो कहावत आज से नहीं, हम लोग बचपन से ही अपने दादाजी से सुना करते थे कि नेपाल और भारत से जो संबंध है वो बेटी और रोटी का है। तो रोटी क्या है? आ जाइए, अभी जिस पे हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए। रोटी मीन्स काम धंधे के सिलसिले में यहाँ के लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहाँ आते थे। तो वो क्या हुआ, इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारा चीज है। तो इसके लिए आज हम लोग बैठे हैं इस चर्चा के लिए, इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग चर्चा करने के लिए कि हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से नेपाल और भारत में कैसा संबंध है। तो हम उन समय की चर्चा कर रहे हैं। एक बात और जान लें, भारत और नेपाल के बीच एक ऐसा संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं पड़ोसी देश। आप समझ सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल में कि आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हम इंडिया से लीड करते हैं। एक्चुअली आप लोगों को इसलिए जानकारी ऐसी बात दे रहे हैं कि हम साउथ एशिया के 8 कंट्री का हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया जर्नलिस्ट फोरम, उसके हम पदाधिकारी हैं। और हम अक्सर कार्यक्रम ऐसा करते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी हाल ही में नेपाल में 1-2 जून को हमने किया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, जिसमें सार्क के 4 कंट्री के बड़े जर्नलिस्ट जुटे थे। भूटान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और इंडिया से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो मदर लैंग्वेज के संरक्षण के लिए हम लोगों ने उस समय काम किया। अभी जस्ट 15 दिन पहले की बात है। आप सोच सकते हैं, जहां बहुत सारे क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की स्थिति है, भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से बट जाते हैं, वहां उस परिस्थितियों में भी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है, मदर टंग है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि उसका लोप नहीं हो, यानी हमारी विविधता में एकता है वो गायब नहीं हो। यानी हम संस्कृति पे काम कर रहे हैं, अपनी भाषा पे काम कर रहे हैं। तो काम हर जगह ऐसा नहीं। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि आप कुछ काम करते हैं तो आपको ये फीलिंग्स नहीं होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप योगदान कुछ दे रहे हैं। कभी-कभी होता है कि हम ही काम कर रहे हैं, हमको पता नहीं होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान होगा लोगों को। लेकिन जब आप चिंतन करेंगे, आप मनन करेंगे, सोचेंगे, तो एक छोटा सा काम इंडिया में बैठा आप कर रहे हैं, पता चलेगा पूरे विश्व को उससे कुछ मिल रहा है। इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व को मिल रहा है। तो नेपाल और इंडिया के बीच जो संबंध है, अभी तो राजनीतिक रूप से
आप देखेंगे कि मोदी सरकार इंडिया की जब पहली बार सरकार बनी उससे लगभग 2 दशक पहले यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था 97 में। उसके बाद फिर मोदी जी की सरकार बनी तो एग्रीमेंट हुआ, अभी वो काम चालू है और जारी है यहाँ के बीच, भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच जैसे 2-3 सिंचाई के क्षेत्र में, उसके बाद रेल एक योजना रेल की भी बन रही है, जो काम चल रहा है रक्सौल और काठमांडू के बीच मात्र 4 घंटे में वो कवर होगा, लिंक रेल रोड बनाया जाएगा, उस पर भी वार्ता हुई एग्रीमेंट में। और आपको बताते चले एक पाइपलाइन भी जो मोतिहारी से लेकर रक्सौल तक वो भी काम चल रहा है। तो भारत वर्तमान में तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग उस युग से भी उस युग की चर्चा करते हैं। लॉर्ड बुद्धा 500 ईसा पूर्व की बात है। उस समय इंडिया में डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई थी 750 ईसा पूर्व। डेमोक्रेसी कहां से आया? इंडिया से आया, वैशाली से आया। उसको बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोग गणतंत्र की चर्चा है, डेमोक्रेसी की चर्चा है वैशाली से, वहां से उत्पत्ति हुई और पूरे विश्व में डेमोक्रेसी फैल गया। आज यहाँ भी डेमोक्रेसी। तो इंडिया के अगर है नहीं तो कैसे लोग एडॉप्ट करते हैं कोई चीज? इसलिए संबंध की चर्चा करेंगे और खासकर आर्थिक संबंध की चर्चा करेंगे। तो आर्थिक संबंध के लिए तो नेपाल के जो दक्षिणी छोर है और इंडिया का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर का जो स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, आपका बिहार हुआ, वैसे लगभग 11 ऐसे जिले हैं जहां से हर तरह का संबंध नेपाल का है, हर तरह से संबंध, आर्थिक भी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी। आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों को उठा के देखेंगे, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को उठाएंगे तो बज्जिका एक भाषा है वैशाली की, लोकतंत्र की पहली भाषा है, मदर टंग है बज्जिका। उनके जो वर्ड्स हैं वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। तो आप जब इन पहलुओं पे चर्चा करने चले हैं तो एक बहुत बड़ा, ये तो आज की बात नहीं है, पौराणिक काल से। अब बोलेंगे कि जैसे हमने बोला कि आप मित्र चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो नेपाल आपके पड़ोसी देश है, तो मित्र स्वतः हो जाएंगे, आप चेंज भी करना चाहिए तब भी नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि बेटी और रोटी का संबंध शुरू से ही है। तो नहीं चाहते हुए अब तो ऐसी बात है कि चूंकि डेमोक्रेसी वहां भी तंत्र है, सिस्टम है, और यहाँ भी सिस्टम है, उन दोनों के बीच जो वार्ता होगी उसके आधार पर आप राजनीतिक स्तर से सशक्त होइएगा। और बहुत सारा आयात निर्यात की जो बात होगी बिना एग्रीमेंट का नहीं होगा, लेकिन कुछ सांस्कृतिक बातें हैं, साहित्यिक बातें हैं, उसके लिए कोई एग्रीमेंट की नहीं जरूरत है। हमारे नेपाल के मित्र बैठे हुए हैं, हम इंडिया से आए, हम बैठ लेंगे, एक टेबल पे बात करेंगे। वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो यहाँ आते हैं, यहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। उसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कोई एग्रीमेंट बनेगा तब उस संवेदना से लोग अवगत होंगे या उस चीज से वाकिफ होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे और आपके यानी नेपाल और इंडिया के सीमे में कहीं भी न पासपोर्ट की जरूरत है न वीजा की जरूरत है। जब जरूरत है लोग आ जाते हैं, जब जरूरत है चले जाते हैं। अब इतनी सुलभता से उसी तरह हमारे सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक जितने भी संबंध है सुलभता से चले आते हैं, सुलभता से चले जाते हैं। तो इसलिए इस पे अगर जो हम लोग चर्चा करते हैं तो आपस में हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने मदर टंग के बारे में पूरे वर्ल्ड में एक शपथ लिया है छेड़ने का, जो मातृभाषा जिसका लोप हो रहा है, हम लोग जो बोलते हैं, चाहे वो भाषा जहां की भी हो, वो नेपाल के किसी स्टेट की भाषा हो कहीं की, या इंडिया के किसी स्टेट की भाषा हो, अगर मदर टंग है, माँ हम लोग बोलते हैं ना कि मदर टंग होता क्या है, तो मदर टंग वो भाषा होता है जब माँ, बच्चा जब जन्म लेता है और माँ की गोद में होता है तो वह निःशब्द होता है, उसके बाद कोई शब्द का ज्ञान नहीं होता है। और पहली बार जो वो बोलता है बिना शब्द के ज्ञान का,
वही तो मदर टंग है, उसी को तो मदर भाषा, उसी को तो मातृभाषा बोलते हैं। और उस भाषा का अगर लोप हो जाए तो आप जानेंगे कि मातृभाषा का लोप हो जाना यानी अब माँ का लोप हो जाना हो जाता है, मातृभूमि का लोप हो जाना हो जाता है। तो ये सब चीजों, इन सब चीजों पे हमें आज के पीढ़ियों में, हमारे पुराने पीढ़ी के बहुत सारे लोग बैठे हुए हमारे मित्र, उनको यह चिंतन करना चाहिए कि इन सब बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो नए पीढ़ी के नए निहाल हैं उनमें ये चीज समाहित हो, उनके अंदर जाए और कैसे जाए इसकी जानकारी उनको दे, उनको समझाए और इस तरह का ज्ञान दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर अंग्रेजी है तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल दुनिया में आप अंग्रेजी ही जाने, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चाहे आप संस्कृत पढ़े, नेपाली पढ़े, बचिका पढ़े, भोजपुरी पढ़े, हिंदी पढ़े या मलयालम पढ़े, तेलुगु पढ़े, कोई भी भाषा, भाषा की कोई सीमा नहीं है और ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए भाषा की ज्ञान जरूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी दूसरे भाषा का सम्मान अगर हम करेंगे तो तभी तो दूसरे हमारी भाषा का भी सम्मान करेंगे। इसलिए ज्ञान लेना विरोध करने की जरूरत नहीं उसमें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पहलू पे बहुत लंबा बहस छिड़ सकता है। चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं दक्षिण एशिया में, तो उन मुद्दों को की चर्चा अगर हम लोग करेंगे विस्तृत रूप से तो एक 2 घंटे चर्चा होगी और 2 घंटे का सेशन ही है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।